फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपसे मैंने बोला था ना कि हम मैथ सीरीज़ के साथ साइंस सीरीज़ भी शुरू करेंगे। तो मैथ्स की सीरीज़ चल रही है, रियल नंबर्स अपलोड हो गए हैं, एक्सरसाइज़ेस सॉल्व रियल नंबर्स के अपलोड होने वाले हैं जल्दी ही। इस बीच हमने सोचा कि हम साइंस की सीरीज़ शुरू कर दें। साइंस में हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसको समझेंगे। और इसको समझने का पूरा तरीका हमारा ये होगा, उसके हम स्टेप्स बताएँगे, पेडागॉजी क्या है, किस तरीके से पढ़ेंगे, वो हम पूरा बताएँगे आपको। मैं हूँ ज्ञानोदय एजुकेशनल प्रोग्राम जीईपी से अमित सर। एंड हम लोग का ये मोटिव है कि हम एजुकेशन दें, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको दें, एंड टू एंड पूरा पढ़ाएँ। और हम आपको ये एजुकेशन फ्री में देंगे। हमें कोई फ़ीस नहीं चाहिए, कोई कोर्स जॉइन नहीं कराना है आपसे। हम आपको कोई ग्लिम्प्स देते हैं ना, जैसे कि एक चैप्टर का एक हिस्सा पढ़ा दिया, अब आप इसको समझ लो। चैप्टर 1 का एक सेक्शन पढ़ा दिया, चैप्टर 3 का सेक्शन 3 पढ़ा दिया, चैप्टर 4 का सेक्शन 2 पढ़ा दिया। ऐसे करके मार्केटिंग करके हमें नहीं करना है। हमें आपको सब कुछ पढ़ा के देना है। सो आपके जो मैथ्स में होगा, तब हम 1 to 15 चैप्टर्स एवरीथिंग बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। उसी तरह से हम चैप्टर 1 to 16 एवरीथिंग इन साइंस। ठीक है? हम लोग मोड ऑफ जो एजुकेशन इसमें हम रखेंगे, वो आप बोलोगे तो इंग्लिश में भी बोलेंगे, लेकिन मुझे लगता है अधिकतर बच्चों तक पहुँचने के लिए हमें हिंदी में बोलना चाहिए, सो दैट कोई मतलब इसमें ये ना रहे कि इसको समझ में आया, उसको मतलब भाषा एक अड़चन ना बने हमारे रास्ते में ना। तो हम चाहेंगे कि हिंदी में बोलें ताकि सब समझ सकें। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, और इतनी सरल भाषा का हम उपयोग करेंगे, इतनी ईज़ ऑफ यूज़ से हम बोलेंगे कि मतलब ये ना लगे कि किस मीडियम के हो आप, कॉम्प्लेक्स ना लगे आपको। प्लस साथ में ये भी ना हो कि वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक, कुछ पिक्यूलियर वर्ड्स की बात छोड़ दी जाए। तो बेसिक प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़, हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, आपस में कैसे इंटरलिंक्ड हैं, वो सारी चीज़ें विल मेक सेंस फॉर ऑल ऑफ यू। मतलब आप सबके लिए इसका सेंस बनेगा। ठीक है? जस्ट मैं आपको ये दिखा दूं कि केमिस्ट्री का चैप्टर है, जस्ट मैं इसको मूव करता हूँ अपना वीडियो 1 मिनट के लिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। वीडियो टॉप राइट कॉर्नर में ही रहेगा, जस्ट इसके लिए दिखाया मैंने, सो दैट आप बीकर के अंदर सॉल्यूशन है ब्लू कलर का, ये देख रहे हो आप, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। बस ये दिखाने के लिए किया, बाकी मैं इसको ऊपर ही रखता हूँ, इसको तो आपके लिए ईजी होगा मेरे ख्याल से। टॉप राइट कॉर्नर, थोड़ा बहुत कुछ पोर्शन कटेगा वीडियो में, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए। हम पूरा बोलेंगे, करेंगे, डिस्क्रिप्शंस करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, एक एक चीज़ को पढ़ के समझेंगे। मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई है, उसको हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम साइंस के केस में हम एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे, पीडीएफ फाइल, उससे पढ़ेंगे। फिर क्विक रिकैप मैं करूँगा बोर्ड पे। ठीक है? और साथ में फिर हम क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हैं सारे सॉल्व करेंगे। इसके बाद अब अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई आइडिया समझ में नहीं आया, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही आपको, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यूट्यूब पे, विल गेट बैक टू यू। और आप मुझे मेल भी कर सकते हो, और फिर हम उसको टेकअप करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो और वीडियोस आपके लिए बनाएंगे। मेरा मोटिव है 40, 50, 60 मार्क्स जिसके आते हैं साइंस में, परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप 95 to 100% लाओ साइंस में। जस्ट गो फॉर द किल इन द बोर्ड एग्जाम्स। बिल्कुल हम टेंशन प्रेशर लेंगे ही नहीं, मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को हम इसको जोड़ के आराम से करके बनाएंगे। क्विकली मैं अपना बैकग्राउंड बता दूं, तो मैंने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग किया है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, 4 साल का कोर्स। फिर उसके बाद मैंने जीआरई का एग्ज़ाम दिया, टोफल दिया, फिर मैंने मास्टर्स इन साइंस इन कंप्यूटर साइंस किया, एमएस कंप्यूटर साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से, यूएसए, 2 years कोर्स। एंड देन मैं अभी एमबीए कर रहा हूँ फाइनेंस एंड स्ट्रैटेजी, क्वेस्ट्रॉम स्कूल ऑफ बिजनेस, बॉस्टन यूनिवर्सिटी से, 2 years कोर्स। सो मतलब आप ये समझो कि 20 साल का तो मेरी पढ़ाई ही है सिर्फ, और 15 साल के आसपास एक्सपीरियंस है, सब मिला के, मतलब जॉब, बिजनेस, सारी चीज़ें मिला के। तो कहने का मतलब है कि मैंने ये चीज़ें देखी हुई हैं पूरी, और मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा है साइंस में बहुत ज़्यादा। और मुझे पता है बच्चों को इंटरेस्ट मैथ्स और साइंस में आता नहीं, नंबर उसमें एक्सपेक्ट करते हैं, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, और भी किसी फील्ड में जाना है,
बट इंटरेस्ट नहीं रहता है उसमें कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये चीज़। जैसे मैथ्स में हमने किए हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, साइंस में हम क्या करेंगे, एक साइंटिस्ट की तरह सोचेंगे। हम साइंस का पेपर आ गया, 100 नंबर आए, इसमें इतने नंबर हमने ले आए हैं, घर में गुड़ मिल गया, समोसे पकौड़े खा लिए, बाइसिकल खरीद के आ गई, इससे खुश मत हो जाओ, आगे बढ़ने की सोचो। तो जब साइंस पढ़ोगे आप तो एक साइंटिस्ट बनो, इनक्विजिटिव बेंट ऑफ माइंड रखिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब कोई भी चीज़ क्या हो रही है, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, फिर ये क्यों हो रहा है, फिर ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये ऐसे ही क्यों हो रहा है, ये किसी और तरह से क्यों नहीं हो रहा। समझ रहे हो आप, साइंस में ये दिमाग लगाइए। अब देखिए हमें थोड़ा सा नॉलेज हो जाती है, आपस में पढ़ के सीख के एक दूसरे से जान के हम करते हैं। अब देखो मैंने स्लाइड भी चेंज नहीं की है, कोई स्लाइड का सपोर्ट नहीं ले रहा मैं, किसी डॉक्यूमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई पढ़ भी नहीं रहा मैं। क्वेश्चन के लिए तो किताब पढ़ना पड़ेगा ना, क्वेश्चन क्या है, तो तब हम रेफरेंस करते हैं। बट अदर देन दैट आप देखो कि कुछ पढ़ भी नहीं रहे ऐसे ही। तो वो चीज़ आपको पता रहती है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कर लोगे। बस वही, यही मैं चाहता हूँ आपसे, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और एक लास्ट पॉइंट बोलना शुरू करने से पहले कि हमें आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, कोई फीस नहीं चाहिए, आपको कुछ भी ज्वाइन नहीं करना है, कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं, कुछ ज्वाइन नहीं करना आपको, 1 रुपया नहीं चाहिए आपसे। बस एक सपोर्ट मैं मांगता हूँ आप सबसे, और वो है कि मेरे वीडियोस पूरे देखो आप, ठीक है ना। अब बीच में क्लिक क्लिक करके फॉरवर्ड करोगे, चाहे एग्जिट कर जाओगे, तो पता कैसे चलेगा आपको कि क्या पढ़ा रहे हैं हम, कैसे पढ़ा रहे हैं। एक फॉरवर्ड करने का भी कोई मतलब नहीं है, इट्स यूजलेस, इट्स लाइक वॉचिंग अ म्यूजिक वीडियो, कुछ मतलब नहीं है उसका। आपको पूरा देखना पड़ेगा, कोई 1.5 घंटे का होगा, कोई 2 घंटे का होगा, उसको बनाने में 10-10 12-12 घंटे लगते हैं भाई। तो आपके लिए बना रहा हूँ मैं, मेरे को तो कुछ पैसे भी नहीं मिल रहे, मुफ्त में कर रहा हूँ मैं। तो आप, जब मैं इतना कर रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा आप भी करो मेरे लिए, है ना। अपने देश के लिए, अपने घर परिवार के लिए, माँ बाप के लिए करो, ठीक है। तो साइंस को हम फोड़ेंगे, आप ये दिमाग में रख लो अपने, साइंस फोड़ेंगे। उसके बाद क्योंकि साइंस स्ट्रीम ली है तो आपको पता है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ और प्रोफेशनल फील्ड में जाना है जहाँ साइंस यूज़ हो रहा है, साइंटिस्ट बनना है, कुछ और भी आप बनना चाह रहे होगे, लाइन दूसरी लेना चाह रहे हो, लेकिन साइंस लिया है आपने ऐसे बैकअप, ये भी हो सकता है। लेकिन चीज़ समझोगे तभी होगा। अब किसी भी फील्ड में पत्रकार भी बन जाओगे, साइंस लेके बन सकते हो आप। आपका दिमाग हमेशा चलेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो वहाँ भी आपको हेल्प करेगा। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करिए आप चैप्टर 1 चैप्टर 2, बोर्ड एग्जाम 12th बोर्ड 11th में ये हुआ, इसका एजीम्यूथ ये है, ये वाला केमिकल रिएक्शन हो गया, लाइफ प्रोसेसेस ये था, चैप्टर 3 में क्या था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ऐसे मत करिए, कोई मतलब नहीं है ऐसी पढ़ाई का। आप पढ़ो, समझो उसको, हमारा मोटिव है ज्ञानोदय एजुकेशनल प्रोग्राम में, समझ के पढ़ो, रट्टा मत मारो, ये हमारा मोटो है। अब टैगलाइन कह लो, आप जो कह लो इसे, है ना। तो हम समझ के पढ़ेंगे। यहाँ शुरू हम कर रहे हैं, श्री गणेशाय नमः कर रहे हैं केमिस्ट्री से, पूरा समझेंगे। जिसको समझ में नहीं आती है, स्पीड में कुछ इशू है, या भाषा समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम लग रहा है आपको, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए यूट्यूब पे, एंड हम फिर उसको आगे के वीडियोस में सुधारेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एवरीबडी, ठीक है। आपको पता ही, मैं बच्चा लोग तो कभी प्यार से बोलता हूँ, वैसे बच्चा लोग नहीं बोलता, बड़े ही हो आप भी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे पहला चैप्टर करेंगे, पहला केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो केमिस्ट्री इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये किस चीज़ के लिए कर रहे हैं हम, तो बोर्ड एग्जाम, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब पूरा समझेंगे हम। एक और कॉन्सेप्ट हमारा है डिवाइड एंड कॉन्कर, तो उसको समझो और वापस जोड़ो, एंड फिर देखो पूरे का मीनिंग क्या बन रहा है। तो उसी तरह से इसमें भी क्विकली समझ के फिर अंदर जाते हैं। और देखिए ये क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब इसमें इसका क्या मतलब हो रहा है, एंड दिस इज चैप्टर 1 ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है, कोई भी चीज़ की टाइप की रिएक्शंस होते हैं ना, वो बॉडी में रिएक्शन हो सकता है, फूड डाइजेस्ट हो उसका रिएक्शन हो सकता है, कोई दवाई खाई उसका उल्टा रिएक्शन हो गया, वो भी रिएक्शन ही होता है, उल्टा भी है तो नेगेटिव भी, तो रिएक्शन ही हो गया, वो रिएक्शन हो गया। हमने रिएक्टेंट्स, 2 रिएक्टेंट लिए, दोनों रिएक्टेंट को डाला, किसी पानी में डाला, एक्वस डाला, फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर दिया, प्रेशर दिया, सनलाइट दिया, कॉम्बिनेशंस किए, तो उसमें रिएक्शंस होंगे, ठीक है ना। इसीलिए केमिस्ट्री बोलते हैं इसको, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना, केमिकल्स के बीच में रिएक्शन हो रहे हैं, वो रिएक्ट करेंगे। एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपको पता है, एटॉमिक फिजिक्स भी इसी पे बेस्ड है, और फिजिकल केमिस्ट्री भी इसी पे बेस्ड है ना।
तो 2 एटम्स आए ऐसे करके टकराए, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं अलग-अलग उसमें ऑर्बिट्स में जो होते हैं, ठीक है? तो वो रिएक्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इसके बीच में बॉन्ड वगैरह बनता है, वो बाद में चैप्टर्स में लेंगे हम लोग बॉन्ड जो बनते हैं ना, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और वो सब। लेकिन आप ये समझो शुरू में कि कुछ एलिमेंट्स हैं ना, जैसे पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं तो एलिमेंट्स हैं, ये तो आपको पता ही है। तो वो एलिमेंट्स आपस में इंटरैक्ट करके, केमिकल रिएक्शंस करके फिर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह का ये रिएक्शन है, कितने तरह के रिएक्शंस होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। फिर उसको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो वही आपका इक्वेशन है, जिसको कि हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस पे चलते हैं अब आगे, ठीक है? तो इसमें इंटरेस्ट डेवलप करो, इनसाइट ले आओ और फिर पढ़ के करते हैं। विल गो इन टू वेरी डिटेल, यू डोंट वरी। और कभी भी कुछ समझ में ना आए तो यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू दिस वीडियो, दोबारा देख लिया, पॉज करा, पीछे गए, दोबारा से देख लिया, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। इसमें है पेडागोजी क्या है। तो पेडागोजी का मतलब होता है, जैसे मैंने पहले मैथ्स के उसमें भी बताया है, मैंने ये हर वीडियो में भी रहता है ये हमारे। तो पेडागोजी का मतलब होता है कि आपका वो क्या है, मतलब पढ़ाने का तरीका क्या है, किस तरह से पढ़ेंगे हम। तो मैं हमेशा लिखता हूँ टॉक। टॉक मतलब जो हम लोग बातें कर रहे हैं, देखो अभी 2 स्लाइड खोली हैं स्टार्टिंग की, इनिशियल बातें देखो कितनी हमने कर ली हैं। साइंस के अंदर ही घुस गए पूरा एकदम से 2 स्लाइड में ही। जो हमने कुछ भी दिखाना भी शुरू नहीं किया अभी। तो ये यही चीज़ है बस, ये टॉक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आप स्किप तो करो ही मत। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बेस बना रहा है आपका आगे के लिए। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बातें सुनिए आप, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। तो हम टॉक करेंगे, बातें करके समझेंगे, सीखेंगे। फिर लर्निंग कि हो क्या रहा है, कैसे रहा है, क्यों हो रहा है, उस इक्वेशन को समझेंगे और उसके दौरान हम डिस्कशंस भी करेंगे कि इस तरह से क्यों हो रहा है। तो वो हो गई आपकी लर्निंग हो गई, ठीक है? फिर आता है कि सॉल्विंग ए क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। फिर हम उसके बाद जब पढ़ लेंगे, पूरा जब पढ़ेंगे ये वाला, तो पीपीटी चल रही है पावर पॉइंट, ठीक है ना? पावर पॉइंट के बाद क्या होगा कि इसी में हम आपका वो भी दिखाएंगे, पीडीएफ फाइल खोलेंगे एनसीईआरटी की, उससे पढ़ेंगे, समझेंगे, इक्वेशन रिएक्शन सब देखेंगे, सब चीज़ें करेंगे। उसके बाद मैं क्विक रिकैप दूंगा इसका बोर्ड पे। तो 2-3 पार्ट्स में एक चैप्टर होगा, जैसे मैथ्स में भी हो रहा है, ठीक है ना? तो उसमें क्या है कि बोर्ड पे हम देखेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे, उसको समझेंगे भी क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, उस तरह की चीज़ें देखेंगे, समझेंगे, ठीक है ना? फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और उसके बाद भी कोई क्वेश्चन कंसर्न रहता है तो फिर वापस टेकअप करके कुछ कॉम्पोजिट वीडियोस भी बनाएंगे बाद में ना। तो अभी चैप्टर वाइज वीडियोस बना रहा हूँ मैं, ताकि आप एक जगह पे आपको संगठित तरह से सब कुछ मिल जाएगा एक साथ, है ना? तो लर्निंग होंगे, वैसे सीखेंगे, लर्न करेंगे, ठीक है? फिर हो गया सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड। ये जो मैंने आपको बताया अभी कि सॉल्व करेंगे, ये वाला है ना, देखिए, सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड। तो इसको बोर्ड पे सॉल्व करेंगे, ये बताया मैंने आपको अभी, ठीक है जी, ये करेंगे। इसके बाद हो गया डिस्कशन। डिस्कशन मतलब हुआ डिस्कशंस रिगार्डिंग दैट, मतलब किसी चीज़ है उसके बारे में उसका डिस्कशन करेंगे। तो वो कुछ भी हो सकता है, टॉपिक है ना, वो डिस्कशन करेंगे हम लोग कि उसके बारे में कुछ कुछ भी हो सकता है। ये इक्वेशन हो सकता है, ये लाइफ प्रोसेसेस हो सकता है, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो सकता है, ये कुछ भी किसी भी चैप्टर के बारे में बात हो रही है साइंस में ना, तो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। टॉक और डिस्कशन में क्या अंतर है? टॉक मतलब मैं बोल रहा हूँ किसी चीज़ के बारे में, डिस्कशन मतलब मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बोल रहा हूँ कि आप क्या सोच रहे हो, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है, ये ऐसे क्यों बोला जा रहा है, इस तरह से वो डिस्कशन हो गया। क्योंकि आप तो बोल नहीं पाओगे, क्लासरूम सेटिंग नहीं है ये, ठीक है ना? मैं कोशिश कर रहा हूँ उस तरह का सेटअप करने की कि भाई उस तरह से ही समझें आप इसको। फिर आता है कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, ये जो है ना इसके बाद डिस्कशन के बाद। तो इसमें क्या हो रहा है कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में, ये रहा। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअल, जैसे यहाँ पे बात हो रही है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो उसकी उसको समझना कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये क्यों हो रहा है, इक्वेशन क्या होता है, बैलेंसिंग एंड इक्वेशन क्या होता है। देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा धीरे धीरे ना, लेकिन हम उसको बहुत आराम से धीरे से स्ट्रिप डाउन करके धीरे धीरे तोड़ के टुकड़े बांट बांट के पढ़ेंगे। तो चैप्टर्स को भी टुकड़े बांट बांट के पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा कैसे पढ़ो उसको। तो बड़ा भारी भरकम लगता है एनसीईआरटी ना, मुझे भी लगता था बचपन में ना, एनसीईआरटी हैवी सा लगता है, अरे बाप रे ये क्या आ गया है, ये एक apparatus आ गया, एक्टिविटी 1.8, एक्टिविटी 2.4, ऐसे करके बीकर जार पकड़ा है, नीचे आग लगी हुई है, अरे भाई ये क्या चल रहा है ये। तो इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका तरीका बताऊंगा कि एनसीईआरटी को कैसे हिस्सों में बांटना है, कौन से पोर्शन को स्ट्रिप डाउन करके अलग करना है, किसको समझ के कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है? फिर उसको जोड़ना कैसे है,
और उसके बाद फिर क्वेश्चंस करना। क्वेश्चन अलग रखेंगे हम अभी साथ साथ क्वेश्चन नहीं करता मैं कभी भी, क्वेश्चन लास्ट में करता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि पहले समझ तो लो। पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन भी कर रहे हैं, वो भी गलत ये भी गलत है ना, ऐसे नहीं। स्टेप बाय स्टेप। तो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग मतलब समझेंगे हम कि हो क्या रहा है, ये हो गया। फिर हम आते हैं कि एप्लीकेशन एंड यूसेज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन एंड यूसेज मैंने मैथ्स में भी किया था। एप्लीकेशन यूसेज का तो यहाँ और भी रेलेवेंस है, औचित्य है यहाँ पे। वो क्या है कि एप्लीकेशन यूसेज का मतलब होता है कि कोई चीज़ कहाँ अप्लाई हो रही है। यूसेज मतलब उसका क्या यूज़ है, क्या महत्व है उसका, और उसका यूज़ क्या है, इस्तेमाल क्या है उसका। जो साइंस के इस एस्पेक्ट का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में कहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है दुनिया में, डेली रूटीन लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ यूज़ हो रहा है, कहाँ इस्तेमाल हो रही है ये चीज़, क्यों पढ़ रहे हैं यार हम। समझ रहे हो मेरी बात? 10th में पढ़ रहे हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, टेंशन भी ले रहे हैं, रात को जग रहे हैं, चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, सब कर रहे हैं ऑमलेट खा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, और पढ़ भी रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम भी रहे हैं। ठीक है, और टेंशन भी थोड़ी सी ले रहे हैं, जो कि नहीं लेनी है हमें, है ना। तो लेकिन उसका एप्लीकेशन क्या, क्यों पढ़ रहे हैं भाई, इसका फ़ायदा क्या होना है हमें फ्यूचर में, ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वो हम इसमें लेते हैं हमेशा एप्लीकेशन यूसेज में। फिर बात हम करते हैं कि साइंस मेड सिंपल, तो इसका क्या रेलेवेंस है। कैसे कैसे साइंस मेड सिंपल मतलब कि ये कैसे आसान है, मतलब कि आसान तरीके से कोई कॉन्सेप्ट या कोई आइडिया है, उसको आसानी से कैसे समझें हम, उसको आसानी से कैसे समझें हम, उसको मैंने इसमें बांटा है कि साइंस मेड सिंपल में, है ना। ये इंपॉर्टेंट बहुत रहेगा। फिर होगा एक्सरसाइज सॉल्यूशंस एंड प्रैक्टिस। तो हो सकता है कि इस वीडियो में ना आए, मैं इसको आगे स्किप भी करता हूँ, तो सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट जो इस हर चैप्टर का सेकंड थर्ड पार्ट में होगा, तो हर चैप्टर को या तो 2 पार्ट में हम बाँटेंगे या 3 पार्ट में बाँटेंगे। देखेंगे किस तरह की फाइल साइज़ आती है, उसके हिसाब से। बट हमेशा ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि भाई शुरू में जो होगा एक पावर पॉइंट होगी, साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो पावर पॉइंट होगी, साथ में हम पीडीएफ फाइल खोलेंगे एनसीईआरटी की, उसे समझेंगे। तो पावर पॉइंट में भी रहेगा और एनसीईआरटी का, क्योंकि मैं एनसीईआरटी को दोबारा बनाने का क्या मतलब है? ऑलरेडी है ना हमारे पास। मैथ्स में तो पूरा रीडू किया मैंने, लेकिन इसमें तो कोई ज़रूरत नहीं लग रही मुझे, वो बना-बनाया लिखा है ऑलरेडी, है ना? तो हम उसमें पीपीटी देखेंगे, पावर पॉइंट, फिर हम देखेंगे उसमें कि इसका क्या आ रहा है, क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट देख लिया, फिर एनसीईआरटी की पीडीएफ फाइल हमने देख ली, राइट। एनसीईआरटी की जब पीडीएफ फाइल देखोगे आप, उसके बाद जब मैं बोर्ड पे भी जाऊंगा तो बोर्ड पे हम करेंगे कि इसका क्विक रिकैप क्या है, आइडियाज का, कॉन्सेप्ट का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो क्या चीज किसको डिस्प्लेस कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल। तो पीपीटी और इसमें निकल के नहीं आएगा। तो कोई चीज हो रही है, विजुअली हो रही है, आंख से दिख रही है, ये ऐसे गया, इसको हटाया, इसको हटा दिया, वो करके बोर्ड पे ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को, तो वो भी एक रहेगा। ठीक है, और बाद में फिर क्वेश्चंस भी रहेंगे एनसीईआरटी के सारे, सो दैट एंड टू एंड आपको हेल्प करेगा। और टाइम मिलेगा तो एग्जाम्पलर भी करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा आपको फायदा, कि आपको जैसे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आंसर कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये चीज समझना एक बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अब हम आ जाते हैं इस पे, एक्सरसाइज सॉल्यूशन हो गया, फिर प्रैक्टिस हो गई, अब आगे चलते हैं। ठीक है, क्विकली अब चलते हैं आगे। स्टेप्स, स्टेप्स क्या हैं? वही सेम चीज, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, उसको समझना, एप्लीकेशन यूसेज, यूज करना, साइंस मेड सिंपल, आसानी से वो कॉन्सेप्ट्स को समझ जाना, मुश्किल कॉन्सेप्ट को जोड़ के आसानी से समझना, फिर एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, एग्जाम्पल करना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो उसकी पूरी। ठीक है ना, और बोर्ड एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स। समझ रहे हो आप? इसका मतलब है कि बोर्ड एग्जाम में क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स इसमें से निकलते हैं जिसको हम इस्तेमाल करेंगे एग्जाम में, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले हम देखिए बात करते हैं, इसकी बात करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ये तो आपको पता है, फिजिकल केमिस्ट्री का भी है ये। एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपको पता है क्या होता है, मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है, बट ये समझो फिर भी, कंसेप्चुअली समझना बहुत जरूरी हो क्या रहा है। तो हर चीज जो दुनिया में है ना, वो मैटर से बनी हुई है, और मैटर जो होता है वो मॉलिक्यूल से जोड़ के बना होता है, और मॉलिक्यूल एज सच जो है अलग अलग एटम्स के कॉम्बिनेशन में बना होता है, दैट इज मॉलिक्यूल। और एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और उसके अंदर होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्वार्क्स, और इस तरह से करके ना।
तो वो सब एटॉमिक है और भी उसका भी छोटा, मतलब कि इसको जोड़ के भी प्रोटॉन बना है या न्यूट्रॉन बना है टाइप, उस तरह से ना ये है। तो वो सब आपके में पार्टिकल फिजिक्स नहीं है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? तो इधर के लिए आप ये समझ लो कि एटम्स मॉलिक्यूल लेवल पे है, मतलब, है ना? तो अब बात हो रही, कोई एलिमेंट की बात करते हैं, चलिए। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है? तो हाइड्रोजन हमेशा H कभी भी नहीं मिलता है ना? लेकिन ऐसा नहीं कि कोई होता ही नहीं है ना? ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन होता है, लेकिन H2H3 की फॉर्म में ज़्यादा होता है, ठीक है ना? तो अगर H2 होगा तो उसको बोलेंगे ड्यूट्रियम, है ना? उसका आइसोटोप बोलते हैं, जिसे अभी हम ज़्यादा पढ़ नहीं रहे इस बारे में, ऊपरी से बता रहा हूँ आपको। H3 है ट्रीटियम, ठीक है? तो ड्यूट्रियम ट्रीट्रियम, तो इसका क्या मतलब हो गया? ड्यू मतलब दो, ट्री मतलब तीन, है ना? तो H2H3, है ना? ये हो गया। तो अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, वो सब उसमें नहीं जा रहे हैं मुश्किल में, लेकिन आप ये समझ लो कि कोई कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, तो उसको एक फॉर्म में मिलता है। वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं मिलता कभी ऐसे। ऑक्सीजन O2 होता है हमेशा, दो ऑक्सीजन के ऐसे जुड़े होते हैं, उसको O2 बोलते हैं, O मिले होते हैं, O2 बनता है, ठीक है? ऐसे हाइड्रोजन का भी मैक्सिमम H2 के फॉर्म में मिलता है, ठीक है? तो इसका क्या मतलब, एक तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है, किस फॉर्म में मिलता है, आयंस क्या है, कैसे मिलता है, वो सब हो गया। दूसरी चीज़ है कि ये किस तरह के बॉन्ड बनाते हैं और मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन क्या है, CaOH ट्वाइस, ठीक है? फिर जिंक सल्फाइड है, ZnS, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी बाद में, ये सब है, तो आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी इसमें। कंसेप्चुअल लेवल पे है कि समझ के पढ़ो, रट्टा मत मारो, लेकिन इतना तो याद करना पड़ेगा कि H2O मतलब वाटर, ये तो समझना पड़ेगा, ठीक है ना? और भी हम इस तरह से करके इसके अंदर जाएंगे तो समझेंगे उसको। तो ये इसलिए कर रहे हैं, एटम्स मॉलिक्यूल की बात क्यों कर रहे हैं? देखो, जब इक्वेशन की हम बात करेंगे ना, अभी नहीं कर रहे, करेंगे, लेकिन जब करेंगे तो उसमें क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता है हमेशा, और दोनों जब बराबर होंगे, इक्वेशन का मतलब है कि बराबरी हो गई, ठीक है ना? जब दोनों बराबर होंगे तो एटम है चाहे मॉलिक्यूल है, कोई भी केस है, जैसे O2 इज एन एटम, ऑक्सीजन एटम है ना? तो O2 मतलब दो की फॉर्म में मिल रहा है, लेकिन H2O जो है मॉलिक्यूल है। तो एक एलिमेंट कितने भी नंबर्स का कॉम्बिनेशन में जिसमें मिलता है नेचर में, वो एटम होता है, लेकिन दूसरे दो दो एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बनता है, वो कुछ भी हो सकता है। और उसको समझने के लिए है कि उसके फॉर्म क्या है। अब फॉर्म का क्या मतलब होता है? तो या तो सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या गैस होगा, या एक्वेस होगा। केमिस्ट्री में चार होंगे स्टेट, जैसे हम लोग स्टेट पढ़ते हैं, हमेशा तीन स्टेट पढ़ते हैं, है ना? सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें एक एक्वेस भी होगा। तो अब इसमें क्या अंतर है? एक्वेस का मतलब होता है पानी जैसा, पानी नहीं होगा, वो पानी के साथ मिल जाएगी, वो चीज़ जो भी चीज़ है। आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, पानी के साथ मिला के घोल दिया, तो वो पानी तो नहीं रह गया ना? समझ रहे हो मेरी बात? डायल्यूटेड H2SO4 बन गया है वो पानी के साथ मिलके, ठीक है? वो तो सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बना है, अब वो पानी की तरह पी नहीं सकते ना आप उसको, एसिड जुड़ गया ना उसमें, तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। तो सॉलिड तो हो गया भारी सा, जैसे सॉलिड होता है, ठीक है ना? लिक्विड हो गया पानी से रिलेटेड कुछ भी हो, लिक्विड की फॉर्म में हो। गैस मतलब वेपर हो गया, या कोई और फॉर्म में हो गया, वेपर हो गया, ठीक है ना? स्टीम हो गया, कोई और भी चीज़ होगी, नॉर्मल गैस हो गए, गैशियस सब्सटेंस हो गए। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस सॉल्यूशन, ये हो गया। तो ऐसे कॉम्प्लिकेट होता जाएगा इक्वेशन भी जब लिखेंगे ना, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तक समझ लेंगे तो करना ईजी होगा। तो बेसिक से समझना ज़्यादा ज़रूरी है अभी मेरे ख्याल से ना। ये समझ गए आप? तो हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है, वो बैलेंस होगा एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों में। किसी भी मॉलिक्यूल की बात हो रही है चाहे किसी एटम की बात हो रही है, दोनों पे हमेशा बैलेंस होगा। और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होती दुनिया में कि जैसे केमिकल इक्वेशन की फॉर्म की बात कर रहे हैं तो कोई चीज़ अचानक जनरेट हो गई, कुछ जनरेट नहीं होता, या कुछ डिसअपियर हो गया, कुछ गायब हो गया, ऐसा भी नहीं होता। कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ चीज़ें होती हैं इनिशियली, जिसका कि रिएक्शन होता है, फिर कुछ बनता है,
तो जिनका रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है, और जो बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। वैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों का रिएक्शन हुआ, H2O बना, समझ रहे हो आप? तो H2O वाटर बना। लेकिन अगर इसमें कैटलिस्ट की भी चीज़ होती है, तो उसमें क्या है कि अगर किसी एक टेम्परेचर प्रेशर पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया, है ना, तो उसमें H2O बना। अब वो लिक्विड फॉर्म में है, H2O मतलब पानी, डिस्टिल्ड वाटर कह सकते हैं उसको ना एक तरह से। ये बन गया तो H2O बना। लेकिन H2 और O2 मिला तो क्या किसी कॉम्बिनेशन में H2O2 भी बन सकता है? बन सकता है ना, क्यों नहीं बन सकता है? जब H2O बन सकता है तो H2O2 भी बन सकता है। H2O2 क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जब वाटर बन सकता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बन सकता है, उसके कंडीशंस अलग होंगे। तो इसलिए क्या होता है, कई कई तरह के रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है। अब वो रिएक्टेंट को जोड़ के प्रोडक्ट बनता है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे, क्या किस तरह से कैसे बनता है, क्या बनता है, वो बातें करेंगे उसके बारे में। तो हमेशा दोनों साइड जो बराबर होने चाहिए, एटम्स मॉलिक्यूल्स दोनों में, इसलिए ये बात हम उठा रहे हैं यहाँ पे ना, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की। जैसे ZnO, जिंक ऑक्साइड, तो ये मॉलिक्यूल है, जिंक और ऑक्साइड का, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। O2, H2, ये सल्फर Su, कॉपर Cu, ये सारे आपके एटम्स हैं, एक एलिमेंट के लिए डिपिक्ट करते हैं जो कि उसको, ठीक है ना। ये समझ में आ गया आपको, अच्छी बात है। अब बात करते हैं, सेकंड था कि बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन। इसको जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो इसका हम करेंगे कि भाई उसको सैंड पेपर से क्यों वो घिसते हैं और उसके बाद उसमें क्यों उसको बर्न करते हैं, राइट। वो वाला हम एक्सपेरिमेंट वाली बात करेंगे जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना, तो वो वाला है ये बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन, ये हो गया। फिर हो गया केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, वो पूरा इक्वेशन के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है। फिर आता है राइटिंग केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ऐसे क्यों लिखते हैं, उसको बोर्ड पे भी करके देखेंगे फन तरीके से ना, क्योंकि हर चीज़ ऐसे पावर पॉइंट पे लिख के और मैं बोलूँगा तो इतना सबको समझ में भी नहीं आएगा, समझ में आएगा लिख के करने से। लेकिन मैं चाहता हूँ पहले कंसेप्चुअली समझो, मेरी बातें सुनो, समझो, और फिर हम बोर्ड पे भी पूरा करेंगे। कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखो, तो वो सॉल्व भी करेंगे, टेंशन नहीं लेने का इसमें बिल्कुल भी, ठीक है। परफेक्ट। अब बात करते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस की। जब वही मैंने बात करी कि केमिकल इक्वेशन तो बन गया, उसके बाद दोनों साइड बराबर है कि नहीं। जब कुछ क्रिएट नहीं हो रहा और कुछ डिसअपियर नहीं हो रहा, जो था वही रहता है, अलग फॉर्म में बन जाता है ना, तो वो बैलेंस भी तो होना चाहिए ना। नेचर का रूल है ना ये, प्रकृति का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिसे कहते हैं, तो उसके बेसिस पे उसको वो भी होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए इक्वेशन को, ठीक है ना। तो उसको हम बैलेंस करेंगे कि बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन को, बहुत सिंपल है ये, इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन, जो बात हम कर रहे थे अभी कि कितने तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो बात करेंगे हम लोग कि कितने तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, वो सब के बारे में डिस्कशंस करेंगे हम, ठीक है। हाँ, तो इसमें जो ये वाला पॉइंट है, जैसे था ना लास्ट वाला, आप देखोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, दो चीज़ें मिलके कंबाइन होके कुछ बन गया, है ना, दो चीज़ मिली कंबाइन हो गई, एक चीज़ बन गई, मतलब दो रिएक्टेंट कंबाइन हो गए और एक प्रोडक्ट बना, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, कोई एक प्रोडक्ट है, एयर दिया, प्रेशर दिया, सनलाइट दिया, कुछ भी किया, उसमें कुछ कंडीशंस थे उसको, या पानी दिया, व्हाटएवर द केस है ना, और वो उसको टुकड़ों में बट जाता है, ठीक है। जैसे वाटर है, H2O ऐसे करके तीन मिले हुए हैं, वाटर है। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो टूट जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, डिकम्पोज हो गया ना ये, मतलब टुकड़ों में बट गया, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन, ठीक है। ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है दो रिएक्टेंट हैं, दिस प्लस समथिंग का कॉम्बिनेशन है, ये ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस आएगा ना, वो उसको हटा देगा वहाँ से और खुद जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके बने हैं, ये ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर सपोज मान लिया कुछ ज़्यादा है, जैसे कॉपर है, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा है, कॉपर है यहाँ, और यहाँ पे जिंक है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, जितना लेफ्ट में होता है पीरियोडिक टेबल के, उतना रिएक्टिव सब्सटेंस होता है ना। तो अगर ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कम होगा तो कुछ नहीं होगा,
अगर ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो ये जाके इसको डिस्प्लेस करेगा, हटा देगा वहाँ से और खुद जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है कि ये भी मॉलिक्यूल हो सकता है। अब रिएक्टिव तो है, लेकिन ये क्या करता है, ये इससे जाके जुड़ के इसको हटा के जुड़ जाएगा, लेकिन जो यहाँ से हटा है वो पहले वाले में जाके जुड़ जाए। तो ये इसमें भी जुड़ गया, वो उसमें भी जुड़ गया, तो 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, ऐसे देखो सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं इसमें। ये हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सिंपल समझो इसको, ऑक्सीडेशन से पकड़ के चलो, अपने आप समझ में आएगा। देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ऑपोजिट समझो, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ऑपोजिट समझो। ये कॉम्बिनेशन है इसमें। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्साइड आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन आ रहा है। तो ऑक्सीजन आ रहा है चाहे हाइड्रोजन जा रहा है, एक ही बात है। ऑक्सीजन आ रहा है या हाइड्रोजन जा रहा है, ये एक ही बात है। तो ऑक्सीजन आ रहा है या हाइड्रोजन जा रहा है इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और इसका ठीक उल्टा इज रिडक्शन। हाइड्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, इज रिडक्शन। और अगर ये एक साथ हो रहा है तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन का आरईडी रेड, ऑक्सीडेशन का ऑक्स ओ एक्स, तो आरईडी ओ एक्स रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन। समझ रहे हो, सिंपल यही चीज है, और कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसके ऊपर बेस्ड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा आएगा रेडॉक्स रिएक्शंस एंड ऑल, स्टोकेस्टिक मॉडल और ये सब इक्वेशन रिएक्शन सब चीजें आएंगी आगे 11th 12th में। ठीक है ना, ये आपको कंपटीशन में बड़ी हेल्प करेगा एग्जाम्स क्लियर करने में। ओके, फिर है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। तो मतलब ऑक्सीडेशन का क्या डेली रूटीन लाइफ में क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन का। ठीक है, तो उसमें कोरोजन है, जैसे कोरोड कर जाती है कोई चीज़, कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे, रैंसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये हो गया। अब आती है बात एप्लीकेशन एंड यूसेज की, जो हमने बताया था कि हम एप्लीकेशन एंड यूसेज की बात करेंगे। ठीक है ना, तब इसमें क्या हो रहा है, ओके, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मीनिंग क्या है। अब देखो यहाँ क्या आया, H2 प्लस Cl2 इज क्या है, 2HCl। अभी क्या है, देखो ये देखो, ये दिख रहा है H2, मैं कर्सर कर रहा हूँ, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। अब देखने को बड़ी सिंपल सी चीज़ है ये, मतलब क्या है, रट्टा मार लिया, क्या हो गया इसमें, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, तो ठीक ही लग रहा है ये, इसमें क्या प्रॉब्लम है। बात ठीक लगने की नहीं है यहाँ पे, यहाँ है समझो पूरा केमिकल रिएक्शन हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी आ गई इसमें, यह है ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब कैसे है, H2 जो है वो हाइड्रोजन है, Cl2 जो है वो क्लोरीन है, दोनों मिले तो 2 मॉलिक्यूल बने HCl के, HCl है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये सब तो याद रखने पड़ेंगे, है ना, केमिस्ट्री में। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड H2Cl2 नहीं है, HCl बनता है। तो अगर H2 और Cl2 दो एटम हाइड्रोजन के हैं, 2 क्लोरीन के हैं, तो वो 2 हाइड्रोजन के 2 क्लोरीन के कहीं जाएंगे ना, तो हाइड्रोजन क्लोरीन का एक बना, हाइड्रोजन क्लोरीन का एक बना। यहाँ हाइड्रोजन के 2 थे, क्लोरीन के 2 थे, दोनों टूटे, और ये जब मिले तो हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन मिलके HCl बना, दूसरे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलके दूसरा HCl बना, तो 2 बने HCl के। ठीक है ना, तो ऐसे 2 थे, वो दोनों टूटे और ऑपोजिट वाले में करके जुड़ के HCl के 2 बने। ये यहाँ लिखा है H2 प्लस Cl2 इज 2HCl, ये हो गया। ठीक है, हाँ, अब ये हो गया 2Cu प्लस O2 इज 2CuO, ये कॉपर ऑक्साइड है। अब Cu क्या है, कॉपर है, O2 क्या है, ऑक्सीजन है ना। अब 2Cu कॉपर ऑक्साइड बना, ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ कॉपर का, है ना, ऑक्सीजन आया ना, हाइड्रोजन गया चाहे ऑक्सीजन आया, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब वही बात हो रही है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो 2 रिएक्टेंट मिले आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, उसको जो रिएक्ट करेंगे उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन बोलते हैं उसको। ठीक है ना, और उसको एक एरो बनाया, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स जुड़े, आपस में इंटरेक्ट किए, कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ, कुछ
सर्कमस्टांसेस के तहत हुआ, मतलब कि उसमें कुछ प्रेशर था, कुछ टेम्परेचर था, सब मिला-जुला के करके रिएक्ट किया, कोई कैटलिस्ट भी हो सकता है, उससे करके प्रोडक्ट बना। तो जो प्रोडक्ट बना और वो बैलेंस हुआ एटम्स और मॉलिक्यूल्स में, जो हमने बताया था कि बैलेंस रहे लेफ्ट साइड और राइट साइड में, एलएचएस आरएचएस होता है ना, तो उसमें बैलेंस आ जाए दोनों साइड में, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। पहले वर्ड में भी बोल सकते हैं और लिख के भी बोल सकते हैं, है ना, मैथमेटिकली भी। तो वही लास्ट में जो मैंने पहले बताया था, वही लास्ट पॉइंट यहाँ लिखा हमने कि एटम्स रिएक्ट टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। यही रिसर्च वगैरह भी करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, कि अब मॉलिक्यूल्स पे रिसर्च होती है, फिर दवाइयाँ बनती हैं और फिर उसका ट्रायल्स वगैरह करते हैं, तो इसके एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। ये हो गया, आगे देखते हैं। ये हमेशा से हम बोल रहे हैं, शुरू से समझ के पढ़ो, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, बिना केमिकल कोई रिएक्शन नहीं, बिना इक्वेशन कोई सॉल्यूशन नहीं, है ना मजेदार। दोबारा बताता हूँ, देखो छोटी सी चीज लग रही है, लेकिन इस चैप्टर का जिस्ट मुझे लगा, मैंने इस तरह से बनाया है, कोई शायरी नहीं है, लेकिन मुझे लगा बड़ा मस्त सा लगा ये बना के, जब मैंने लिखा ना ये, तो ये कहीं है भी नहीं, मतलब मेरे दिमाग में जो आया। तो बिना केमिकल कोई रिएक्शन नहीं, मतलब रिएक्टेंट नहीं है तो क्या रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगा, तो रिएक्टेंट चाहिए, ठीक है। और बिना इक्वेशन कोई सॉल्यूशन नहीं, तो जब जब तक इक्वेशन नहीं बनेगा, बैलेंस नहीं होगा, तब तक कोई प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। एक इस तरह से करके 2 लाइनों में इसका मतलब आ गया पूरे चैप्टर का, ठीक है। तो किताब 2H2 प्लस O2 इज 2H2O, वही सेम चीज़, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले और वाटर मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, C प्लस O2 से CO2 बना, कार्बन जो है ऑक्सीजन से मिला और कार्बन डाइऑक्साइड बना, जो कि हम छोड़ते हैं, सांस लिया, ऑक्सीजन लिया और हर चीज जीवन का पार्ट है, जुड़ा हुआ है, इसीलिए पढ़ रहे हैं, कोई कोई एग्जाम देने के लिए नहीं पढ़ रहे, चीजों को समझना है, करना है, इसलिए होता है ना। बिना समझे आप कर ही नहीं पाओगे, इसका कुछ मतलब ही नहीं है इसका। वैसे 2 मैग्नीशियम के लिए और O2 के साथ जुड़ा तो 2MgO बना, मैंगनीज ऑक्साइड बना, ठीक है ना। मैंने यहाँ बनाया स्पेस शटल, क्यों बनाया हमने, स्पेस शटल का मतलब है कि जो इसमें प्रोपल्शन है, जैसे लिक्विड प्रोपल्शन है, सॉलिड प्रोपल्शन है, जिसमें से कि करके आप एक समझ लो कि इग्नाइट करके चलाते हैं और फिर वो पीछे नीचे की तरफ धक्का देता है उसको, तो न्यूटन्स लॉ लगता है इसमें, थर्ड लॉ। जब वो नीचे धक्का मारता है तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए वो उसको ऊपर की ओर धक्का मारता है, जो फोर्स लगा है ना, वो ऊपर की तरफ धक्का उसको मारता है रॉकेट को, जिससे कि रॉकेट ऊपर उड़ जाता है। तो वो केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है अंदर ना, ये हुआ। फिर ये होगी दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयाँ। अब जो भी दवाइयाँ होती हैं वो एटम से मिला के मॉलिक्यूल होता है, उसकी टेस्टिंग, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, फिर उसको इस्तेमाल करते हैं, फिर देखते हैं कि ये कैसे बॉडी रिएक्ट कर रही है, इससे ये ठीक होगा कि नहीं होगी, कोई बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी। तो नॉर्मल से जाते हैं, दवाइयाँ ले आते हैं मार्केट से, दवाई खाते हैं, पानी पीते हैं, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में ठीक हो जाते हैं एकदम से, खाना वाना खा के मस्त हो जाते हैं हम लोग। तो हम ये नहीं समझते कि वो जो दवाई खाई है उसका केमिकल रिएक्शन हो रहा है बॉडी में, ठीक है ना। तो इसलिए फार्मास्यूटिकल हो गया, यहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब ये बात हो रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इसकी ज़रूरत भी है, R&D की, और हो भी रहा है, और बिना R&D के कर भी नहीं पाएंगे, आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे, इसलिए मुझे लगा इसकी ज़रूरत है, इसलिए यहाँ बनाया मैंने ये वाला। डिफरेंट टाइप के केमिकल्स पे रिसर्च होती है, फिर आगे और चीज़ें बढ़ाते हैं साइंस की फील्ड में, है ना। ये हो गया। फिर हो गया एग्रीकल्चर की फील्ड में, फर्टिलाइज़र है, उसकी यूरिया है, उसकी नीम कोटिंग करनी है, कुछ और करना है, तो उसमें उसमें यूरिया जो है वो इटसेल्फ एक केमिकल है, उसकी कोटिंग करते हैं जो कि भाई वो ख़राब ना हो जाए और वो ज़्यादा समय तक चले, ठीक है। तो वो दोनों का रिएक्शन होता है आपस में, केमिकल रिएक्शन। उसको डाला, जो मटेरियल है, मटेरियल का कंपोस्ट बन जाता है, वो कंपोस्ट खाद की तरह इस्तेमाल होती है, उससे जीवित वाले बीज डाल के पौधा निकल आता है जिसमें जीवन होता है। समझ रहे हो, बायोलॉजी भी जुड़ा है, केमिस्ट्री भी जुड़ा है, सब जुड़ा हुआ है आपस में, है ना। तो वो पौधा आया, तो वो जो नीम चढ़ा,
यूरिया था, वो कंपोस्ट में गया, उसका फर्दर रिएक्शन हुआ आपस में, और वो जड़ों को न्यूट्रिएंट्स दे रहा है। जड़ों के आसपास जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स है वो ले रहा है, प्लस ऊपर से भी देते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। अब वो सारे न्यूट्रिएंट जब मिल जाते हैं पानी के साथ, सनलाइट के साथ, क्लोरोफिल मिल जाती है, तो फिर वो प्लांट आपका ग्रो करता है। लाइफ प्रोसेसेस वगैरह में समझेंगे वो सब। तो ये भी एप्लीकेशन है, केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है इसमें भी, ठीक है। तो वही वाली चीज़ को सम अप करते हैं, तो स्पेस शटल का प्रोपल्शन जो है वो केमिकल रिएक्शन है। मेडिसिन का जो फॉर्मूला बना है, जिससे कि क्रोसिन है, पैरासीटामोल है, और भी कोई दवाइयाँ हैं, कफ सिरप है, कुछ भी है, वो मेडिसिन के फॉर्मूले से बना है। दैट इज़ मॉलिक्यूल्स मिला के बनता है। वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई पूरी। कोई नया मॉलिक्यूल का रिसर्च किया, वहाँ R&D लग गया आपका, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फर्टिलाइज़र है, यूरिया, ये सारे अभी खेती बाड़ी में यूज़ हुआ। खाने पीने का सब, वो सब लोग ज़िंदा है खाने पीने पे, तो कृषि पे ज़िंदा है, तो वो चल ही इस पे रहा है, तो उसमें केमिकल रिएक्शन की इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा। तो केमिकल रिएक्शन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब देखने को एक चैप्टर 1 है, क्यों पढ़ा दिया इन्होंने केमिस्ट्री में। इतना यूज़ तो मैंने लिख के दिया, इसमें लाखों यूज़ है। मैंने समझाने के लिए 4 यूज़ लिख के दिए हैं ना, कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं साइंस मेड इजी पे। साइंस मेड सिंपल, मतलब कि उसको आसान बना दो, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको, उस पर चलते हैं, ठीक है। अब साइंस मेड सिंपल में क्या हो रहा है भाई, सेम